ये तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है? ये पहले फार्मूले याद कर डालो सब जल्दी से। तो आज सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को और उसका फिजिक्स में क्या यूज होगा उसको डिस्कस करेंगे। देन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का क्या यूज होगा, ठीक है। पहले डिफरेंशिएशन। सबसे ज़्यादा जो रिलेशन यूज होगा वो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो हम एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको पहले देख लो थोड़ा सा। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? 5 x की पावर 4 y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 4 dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? इस पूरे को मान लेंगे x यस सर। और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे 4 2x प्लस 3 की पावर 3। अब इस वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx 2x प्लस 3 4 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू 2। यस का डिफरेंशिएशन 1 3 का 0, तो ये हो जाएगा 8 2x प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 5 का डिफरेंशिएशन 0। y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर 2x। अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन dx 2x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, तो 2 e टू द पावर 2x। y इज इक्वल टू साइन 2x dy अपॉन dx क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन कास हो जाएगा। अंदर वाले यस फंक्शन सर। को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 2 डिफरेंशिएशन cos 2। 2, तो 2 कास 2x के बराबर हो जाएगा। अब चलो मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x e टू द पावर 2x साइन 4x क्या होगा? यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो d अपॉन dx फर्स्ट इंटू सेकेंड रिलेशन हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन 4x प्लस सेकेंड फंक्शन साइन 4x डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 2x, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, अंदर वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो e टू द पावर 2x cos 4x इंटू 4 प्लस साइन 4x इंटू e टू द पावर 2x इंटू 2। y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपान साइन 4x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, यस सर। d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन। फार्मूला है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेकंड साइन 4x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर 2x इंटू 2 माइनस सेकंड का मतलब हो गया, फर्स्ट का मतलब हो गया e टू द पावर 2x, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos 4x इंटू 4 अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर साइन 4x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x e टू द पावर 2x माइनस 4 e टू द पावर 2x cos 4x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। तो इतना समझ आ गया? यस सर। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब फिजिक्स में इसका मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, और इसका यूज कैसे करेंगे उसको देखो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कंसिडर किया है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन में बाई एक्सिस। एक हमने कोई फंक्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन मान ली इस तरीके से, और यहाँ पर ये वैल्यू है x1 और ये वैल्यू है x2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इतना समझ में आया? या इसको डेल्टा x भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू है y1 और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है y2। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं डेल्टा y, ठीक है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये हो गया स्लोप।
ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम एक जनरल कंडीशन और कंसीडर करते हैं। इस तरीके से, और मान लेते हैं कोई कर्व इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस। और इस पोजीशन पर हमने वैल्यू ले ली x1 और इस पोजीशन पर हमने वैल्यू ले ली x2। एक फंक्शन हमने कंसीडर किया है, कंसीडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो सकता है, y इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली y1 और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर ले ली y2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x के बराबर। इसी तरीके से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हो जाएगी वैल्यू डेल्टा y। तो इस केस में अगर हम बात करें तो डेल्टा y बाई डेल्टा x वो इस स्लोप का मेजर होगा। समझाया? इसका ये जो लाइन हमने ब्लू कलर की खींची है, डेल्टा y बाई डेल्टा x इस स्लोप को बताएगा। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप पता करना हो तो डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर मान लें कि हमको इस पॉइंट पर स्लोप पता करना है, तो यहाँ पर डेल्टा y और डेल्टा x इन दोनों की बहुत छोटी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। छोटी सी वैल्यू है डेल्टा y और यहाँ पर छोटी सी वैल्यू है डेल्टा x। समझ आया? तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा y बाय डेल्टा x इनकी वैल्यू बहुत छोटी है, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो का मतलब हो गया बहुत छोटा। और इसी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx, यानी कि डेल्टा y की बहुत छोटी वैल्यू dy और डेल्टा x की बहुत छोटी वैल्यू dx। तो ये क्या बताएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप को बताएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा y बाय डेल्टा x एवरेज स्लोप को बताता है और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप को बताएगा। ठीक है, ये किस पर स्लोप बता रहा है?
इस पॉइंट पर, और 22.2. अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर दें या डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ले लें, तो इस पॉइंट पर हमको स्लोप बताएगा, मतलब एक्स की इस वैल्यू के लिए स्लोप बताएगा। सुना है बात? Yes, sir. तो नीचे एक लाइन लिख लो, बोलिए लिखो सर. डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, differentiation of y with respect to x gives the slope of y, the slope of y का मतलब कोई भी फंक्शन at a particular value of x, at a particular value of x, ये इस चीज को भी बताता है। स्लोप का मतलब क्या हुआ, x में जितना चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग y में कितना चेंज हुआ है, ये इसको भी बताएगा। ठीक है, Yes, sir. तो नीचे का लाइन और लिख लो, that is it tells the change of y with respect to x at a particular value of x। ठीक है, अब जैसे मान लें कोई हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर दो dy अपॉन dx डेट इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये तो आया। अब हम यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 ले लें तो dy अपॉन dx यानी स्लोप की वैल्यू होगी 3 के बराबर, सुनाया। और x इज इक्वल टू 1 पर स्लोप की वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू होगी 7 के बराबर। इसी तरीके से x इज इक्वल टू अगर हम 2 ले लें तो x की वैल्यू 2 प्लेस कर दो तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 11 के बराबर। 11. ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. पर स्लोप 3 का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 1 है। 7 का मतलब ये हुआ ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 1 है। 11 का मतलब ये हुआ ये वैल्यू 11 है, ये वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, तो Okay. किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर डिफरेंशिएशन स्लोप बताएगा। समझा के बात? अब देखो इसका यूज फिजिक्स में कैसे करेंगे। यूज इन फिजिक्स, जैसे मान लो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t² प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें ds अपॉन dt को तो ये क्या बताएगा, वेलोसिटी को। ठीक है, यानी कि 3t² प्लस 4t प्लस 3। तो देखो t इक्वल टू 0 पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझाया? t इक्वल टू 2 पर 4 12, ये हो जाएगा 12 और 8 20, 20 और 3 23, b इक्वल टू हो जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिल जाएगी वेलोसिटी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये होता है
rate of change of velocity। तो अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv अपॉन dt डेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6t प्लस 4 के बराबर। ठीक है, Yes, ये sir. इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इज इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2 पर होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारे के सारे सेकंड में हैं। सुनवा क्या? Yes, sir. अच्छा, जरूरी नहीं है स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन में ही ये चीज काम आए, और भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर के बराबर होता है। तो P बराबर dw अपान dt। अगर हमारे पास कोई वर्क का फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो W इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t के बराबर। यानी t इज इक्वल टू 0 पर 0 पावर होगी, t इज इक्वल टू 1 पर 2 वाट की पावर होगी, t इज इक्वल टू 2 पर 4 वाट की पावर होगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक पोजीशन वेक्टर है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर थीटा एंगल पर है और ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी, ये किसके बराबर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। तो जरूरी नहीं केवल यहीं पर यूज हो, बहुत सी जगह पर इसका यूज हो सकता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि टी के रेस्पेक्ट में ही वेरिएशन हो। dv अपॉन dx ये कहलाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी तरीके से d कैपिटल B अपॉन dx ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर पोटेंशियल का वेरिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी का वेरिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई डिफरेंशिएशन की। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक कहलाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने कंसीडर कर लिया एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। हमको फाइंड करना है y dx तो ये हो जाएगा y की जगह पर प्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर dx। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1।
तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब अपान 3 और साथ में एक आएगा कांस्टेंट। सुना क्या? अब जैसे यहाँ पर हम बात करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमको x की वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, पैराबोला का कर्व होगा। इस एक्सिस पर x और इस एक्सिस पर y। इस एक्सिस पर ले लिया है x और इस एक्सिस पर ले लिया है y, और ये जो कर्व दे रखा है ये पैराबोला का कर्व होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ले ली वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू ले ली 2, यहाँ पर वैल्यू ले ली 3। तो हमें मान लेते हैं 1 से 3 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y dx 1 to 3 that is equal to x square dx लिमिट 1 to 3। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपान 3 लिमिट 1 to 3। जब लिमिट लगा देंगे तो हमें कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर 3 है उसको चाहे तो बाहर निकाल लो। पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 1/3 27 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 26/3 के बराबर। सुना क्या? Yes, sir. ये कह रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्यादातर करके x टू द पावर n का ही इंटीग्रेशन यूज होगा, नोट कर लो। एक एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। y इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 2, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है x की वैल्यू 1 से लेकर के x की वैल्यू 2 तक। तो हमको निकालना है y dx लिमिट 1 to 2। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3 का स्क्वायर dx 1 to 2। एक तो तरीका ये है कि इसको ओपन कर दो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। दूसरा हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x प्लस 1 इसको हमने u मान लिया। तो जब हम u मान लेंगे तो जहां पर x की वैल्यू 1 है यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 2 प्लस 1 3। तो 3. जहां पर 1 लिखा है वहां पर लिमिट हो जाएगी 3, और जहां पर 2 है वहां पर हो जाएगा 5। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 ये 5, ठीक है। Yes, sir. 2x प्लस 3 इसकी जगह पर लिखेंगे u का स्क्वायर, और dx की वैल्यू निकालने के लिए 2dx इसको डिफरेंशिएट कर दो। 2dx इज इक्वल टू du। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा du अपान 2। तो यहाँ पर लिखेंगे du अपान 2। समझा क्या? 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा
u क्यूब बाई 3, u क्यूब बाई 3। लिमिट 3 to 5, इस 3 को भी बाहर निकाल लो। 1/6 यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। डेट इज इक्वल टू 1/6, ये हो जाएगा 125 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 98/6। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नोट कर लिया? Yes, sir. अब जैसे यहाँ पर sin 2x अगर मान लें, तो जब हमने डिफरेंशिएशन इसका किया था तो ये था cos 2x इंटू 2, और अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो 2x की जगह पर हम लेंगे u, तो 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा du, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2। समझा क्या? Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2x की जगह पर u मान लेंगे, चाहे u मान लो चाहे t मान लो, कुछ भी मान लो। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अच्छा आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। हम यहाँ पर एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो सकता है, या और कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन को कंसीडर किया। इस एक्सिस पर ले लेते हैं x को, और यहाँ पर ले लेते हैं y को। तो यहाँ पर हमने कोई फंक्शन कंसीडर किया है, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, और हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट dx के बराबर हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है dx के बराबर, इसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है उसको हमने y ले लिया है। ठीक है, Yes, sir. तो देखो अगर हम y को dx से मल्टीप्लाई कर दें तो y जो है वो ये लेंथ हो गई, और dx जो है इसकी चौड़ाई हो गई, तो हमको क्या मिल जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। नेशनल इंटीग्रेशन पढ़े हो? नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या, राष्ट्र को जोड़ना, देश को जोड़ना। तो y इंटू डी एक्स
ये हमको बताएगा एरिया ऑफ एलिमेंट। अब ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे एरिया हो सकते हैं। यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी तरीके से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बहुत से एरिया हमने कंसीडर कर लिए। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू x1 है और यहाँ पर कोई वैल्यू x2 है। अब x1 और x2 के बीच में ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट हमने ले लिए और उन सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब हम ऐड कर देंगे तो इस पूरे का एरिया हमको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दें तो ये हमको दे देगा एरिया, ये वाला एरिया दे देगा। ठीक है, ये दे देगा एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस। ये हमको एरिया दे देगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब जैसे मान लो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। एक छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 किस चीज की इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, और यम जो है वो स्लोप है। इतना समझाया? अगर हम इसको ड्रा करें तो x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू आएगी y की 2 और यही y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पर ले लेते हैं 2 4 6 8 1 2 3 और ये 4। y एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो y इंटरसेप्ट हो गया 2। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो वैल्यू आएगी 3। x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, वैल्यू आएगी 4। x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो 5, और 4 पुट कर दें तो 6। 4 पर वैल्यू आएगी 6 के बराबर, इस तरीके से। तो ये जो कर्व आएगा, अगर हम इसको ड्रा करें तो ये कर्व इस तरीके से जाएगा। लाइन की इक्वेशन होगी और इस तरीके से जाएगी। इतना बात समझ आई?
अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1 2 3 के लिए। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो। y dx 1 2 3 डेट इज इक्वल टू 1 2 3 x प्लस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। ठीक है, 1 2 3 ये हो जाएगा 1 बाई 2, पहले अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ये हो जाएगा 1 बाई 2, 9 माइनस 1 8 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4, ये 4 ये भी 4 डेट इज इक्वल टू 8। सुना क्या? अब यहाँ पर देखो ये 1 है और 3 होगा इस पोजीशन पर। ठीक है, Yes, sir. अब देखो इसका एरिया ये क्या बन रहा है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्रेपेजियम है। हाँ, एरिया क्या होता है? ये है ट्रेपेजियम, इसका एरिया होता है 1 बाई 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी। इस साइड को नाम दे दिया ए, इस साइड को नाम दे दिया बी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस h। तो यहाँ पर देखो 1 बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 के बराबर, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई h का मतलब क्या हो गया 2। ठीक है, yes, sir. 1 बाई 2 1 बाई 2 ये हो जाएगा 8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखो एरिया अंडर द कर्व हमने निकाला है तो भी वही वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं तो वो भी वैल्यू वही आ रही है। तो ये हमने तुमको करके बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व बताता है। समझा के बात? नोट कर लो जल्दी से। तो अब बात करते हैं कि इसका यूज फिजिक्स में क्या है। इस एक्सेस पर ले लिया टाइम और इस एक्सेस पर ले लिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम dv अपॉन dt। ऐसे लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। यहाँ पर हमने एक कोई कर्व कंसीडर कर लिया है और ये हमने बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए dt, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेलरेशन की
हमने मान ली है a के बराबर, तो a इंटू डी टी इसका एरिया मिलेगा a इंटू डी टी, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एलिमेंट। और अगर हम इसको यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर दें तो मिल जाएगा ये पूरा एरिया। समझाया? dv इज इक्वल टू a dt t1 से लेकर के t2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा एरिया, ये किसको बताएगा, dv के इंटीग्रेशन को, यानी कि डेल्टा v को बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। इसको चाहे तो b माइनस यू भी लिख सकते हैं या b2 माइनस b1 भी लिख सकते हैं। डेट इज इक्वल टू t1 टू t2 a इंटू डी टी, ठीक है। Yes, sir. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व दे रखा है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दें तो हमको मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी। सुनना ही बात। थस इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या कर्व, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय टाइम एक्सेस, ये वाला एरिया लेंगे, इधर वाला एरिया नहीं ले सकते। एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय टाइम एक्सेस gives change in velocity। समझा क्या? Yes, sir. और अगर इसी इक्वेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर दें तो हमको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, और अगर विदाउट लिमिट इंटीग्रेट कर दें तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसी में देखो अगर हमारे पास इस एक्सिस पर ले लिया टाइम, इस एक्सिस पर ले लिया वेलोसिटी को, अगर वेलोसिटी और टाइम का कर्व है, मान लेते कुछ इस तरीके से, तो v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू डी टी। वेलोसिटी और टाइम के कर्व में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं dt के बराबर, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने वेलोसिटी ले ली है v, तो v इंटू डी टी ये हो जाएगा एरिया, यानी ये चीज हमको बताएगी एरिया ऑफ एलिमेंट, और ये एलिमेंट क्या बताएगा, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब अगर इसको यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर दें तो ये हमको मिल जाएगा पूरा एरिया। इसको इंटीग्रेट कर दिया बी डी टी T1 से लेकर के T2 तक, ठीक है, 0 टू s ds, ये इंटीग्रेशन बताएगा यस को, यस का मतलब डिस्प्लेसमेंट,
T1 से लेकर के T2 V dt, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमको क्या मिला, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे, हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सुना गया? Yes. तो 10 इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय टाइम एक्सेस gives डिस्प्लेसमेंट। समझा गया? Sir. और अगर इस इक्वेशन को विदाउट लिमिट इंटीग्रेट कर दें, तो हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। समझा गया? अब देखो जो कल एग्जाम्पल लिया था वहीं से देखते हैं। ये कल डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई थी 6t + 4। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई थी 6t + 4. 6t + 4। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt that is equal to 6t + 4। dv is equal to 6t + 4 dt, ठीक है। एक्चुअल में ये हमने a dt ही लिखा है, a ये हो गया, dt ये हो गया, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, dv का इंटीग्रेशन v that is equal to 6t² / 2 + 4 into t प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो v इक्वल टू 3t² + 4t प्लस कांस्टेंट। सुनाया? यही देखो इक्वेशन हमने कल निकाली थी, 3t² + 4t। एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये थी, तो ये देखो वेलोसिटी की इक्वेशन थी 3t² + 4t प्लस कांस्टेंट। तो इक्वेशन में c की जगह पर 3 आया था, तो हम भी यहाँ पर 3 लिखे ले रहे हैं। v इक्वल टू 3t² + 4t + 3, ठीक है। अब ये तो वेलोसिटी टाइम का कर्व है,
v को लिख सकते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 dt। ठीक है, ये एक्चुअल में वेलोसिटी इंटू dt ही लिखा dt हुआ है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ds का इंटीग्रेशन होगा यस डेट इज इक्वल टू 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t प्लस एक कांस्टेंट c डैश मान लेते हैं। तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस c डैश। ठीक है, यही देखो इक्वेशन निकली थी कल भी, इसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली थी। t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, yes sir कांस्टेंट की जगह पर 4 लिखा हुआ है। नोट करो। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट देन वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन। अगर st कर्व है और इसका स्लोप निकाल दें तो इस स्लोप हमको देगा वेलोसिटी को, समझाया। और अगर वेलोसिटी टाइम का कर्व है, स्लोप निकाल दें तो ये देगा एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन टाइम का कर्व है, एरिया अंडर दी कर्व निकाल दें तो हमको मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी। और अगर विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगी वेलोसिटी की इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर वेलोसिटी टाइम का कर्व है, एरिया अंडर द कर्व निकाल दें तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इसमें और अगर विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। ठीक है, स्लोप का मतलब हो गया है ds अपॉन dt और यहां पर स्लोप का मतलब dv अपॉन dt।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ज़ोरू इंडिया फिजिक्स ऐप को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।